नमस्कार। मासिक मैक्रो और मार्केट रैपअप में आपका स्वागत है। अमेरिकी बाजार में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रभाव है। इतने रेट हाइक्स के बावजूद भी अमेरिका से जो हमें डेटा देखने को मिल रहे हैं वह ठीक ठाक है और इसके 3 कारण हैं। पहला, यूएस की फिस्कल पॉलिसी अभी भी विस्तारवादी है जो कुछ हद तक फेड के मॉनेटरी टाइटनिंग का प्रभाव कम करती है। दूसरा, अमेरिकी बिजनेस के मुनाफे के आंकड़े अभी भी उतने खराब नहीं हैं। तीसरा, वहाँ का लेबर मार्केट टाइट है जिसके कारण वेतन में भी ठीक ठाक वृद्धि है। अगर वेतन की वृद्धि महंगाई से अधिक होती है जैसा कि हम मई 2023 से देख रहे हैं, इससे कंजम्पशन डिमांड को सहायता मिलता है। समय के साथ मौद्रिक तंगी के कारण ग्रोथ की गति कम होनी चाहिए। अमेरिका में क्रेडिट स्टैंडर्ड्स टाइट होते जा रहे हैं और डिफ़ॉल्ट्स भी बढ़ रहे हैं। हमारे हिसाब से उपभोग एवं निवेश दोनों की मांग का दृष्टिकोण कमज़ोर दिखता है। जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड चेयर जेरोम पावेल ने और दर वृद्धि की संभावना जताई। यह पहले से ही उनके उच्च स्तर के इक्विटी मूल्यांकनों को और दबाव में डालता है। अगस्त महीने में हमें यूएस S&P में कुछ गिरावट देखने को मिली। चीन देश की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। चीन में उसके प्रॉपर्टी सेक्टर में गंभीर समस्या है जो कि आर्थिक विकास को धीमा कर रहा है और वित्तीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तनाव निर्माण कर रहा है। जुलाई के पॉलिट ब्यूरो मीटिंग के बाद बाजार में एक आशा उत्पन्न हुई थी कि सरकार और बलशाली कदम उठाएगी। शायद आने वाले समय में ऐसा हो। वहाँ के बैंकों के इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी कम हो गए हैं जिसके कारण और मॉनेटरी ईजिंग ज़्यादा लाभ नहीं दे पा रहे। पिछले महीने एक बार फिर हमें वहाँ की शैडो बैंकिंग में कुछ समस्या दिखी। संपूर्ण रूप से कहे तो चाइना की ग्रोथ रिलेटेड समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई है जिसके कारण वहां की करेंसी पर और कमज़ोर होने का खतरा रहता है। अगस्त महीने में इंडियन निफ्टी भी थोड़े नीचे हुए परंतु इसके विपरीत स्मॉल कैप और मिड कैप ऊपर गए। मूल रूप से FIIs ने भी अपनी खरीद जारी रखी। Q1 FY24 में भारत का GDP ग्रोथ 7.8% था और इसके साथ साथ ही आय का परिणाम भी अपेक्षा से बेहतर रहा। भारतीय विकास को लेकर यह पहलू उभर कर आते हैं। एक्सपोर्ट्स कमज़ोर हो रहे हैं और दृष्टिकोण भी सतर्कतापूर्ण है। दोनों केंद्रीय और राज्य सरकारों ने केपेक्स स्पेंडिंग में एक उछाल दिया है। हम चुनाव के पहले ऐसा अक्सर देखते हैं कि सरकार अपने खर्चे साल के शुरुआती महीने में ज़्यादा करती है या ऐसा कहें कि सरकार अपने केपेक्स स्पेंडिंग को फ्रंट लोड कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में और प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं क्योंकि डिमांड पाइपलाइन अच्छे हैं और सिस्टम में इन्वेंट्री कम है। इसका एक अच्छा परिणाम हमें सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनियों में देखने को मिलता है। दूसरी ओर शहर और गांव दोनों के ही कंजम्पशन डिमांड कमज़ोर है। आने वाले समय में अगर कंस्ट्रक्शन पे खर्चा बरकरार रहता है तो जॉब क्रिएशन होगा और उससे कंजम्पशन डिमांड में कुछ क्वार्टर्स में सुधार आ सकता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक ठीक ठाक अर्निंग्स और GDP के बावजूद भी अर्निंग्स आउटलुक के आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। निरंतर बढ़ती हुई चीन की समस्या और यूएस में और दर वृद्धि यह इशारा करती है कि विश्व की अर्थव्यवस्था एक नाजुक पायदान पर है। हालांकि भारत का स्थान थोड़ा अच्छा है, फिर भी हम समझते हैं कि इस वातावरण में सतर्क रहना ही समझदारी होगी। अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करते वक्त उसे डिफरेंट एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करें और इक्विटी पोर्टफोलियो के भी सेक्टर्स और मार्केट कैप को डाइवर्सिफाई करें। वास्तव में जब हम कहते हैं कि हम इक्विटी के विषय में सावधानी बरत रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं? हम इक्विटी से दूर भागना नहीं चाहते, बल्कि स्टॉक चयन में बेहतर यथोचित परिश्रम प्रक्रिया का अवलंब करना चाहते हैं, क्योंकि
टॉप डाउन कारक इक्विटी बाजार के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब हम फिक्स्ड इनकम बाजार पर आते हैं। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी पिछले महीने काफी ऊपर चला गया था। एक बार तो उसमें 55 बेसिस पॉइंट का उछाल आ गया था और वह लगभग 4.3% पर पहुंच गया था। अब वह 4.1% के आसपास है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड सप्लाई में एक भारी वृद्धि, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था जिसके कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद, कुछ ऐसे कारण हैं जो यील्ड राइज को एक्सप्लेन करते हैं। पर अगर संक्षेप में बात करें तो इस राइज के बाद यूएस फिक्स्ड इनकम पर आउटलुक न्यूट्रल लगता है। जहां तक भारत की बात है, यूएस की तुलना में यहां का बॉन्ड यील्ड्स एक सीमित दायरे में है। मई महीने में बॉन्ड यील्ड्स 6.96% पर नीचे थे और अभी से वहां मात्र 20 बेसिस पॉइंट ऊपर है। अगस्त मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, पर लिक्विडिटी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि हमने पिछले महीने भी चर्चा किया था, 2000 के नोटों के बंद होने के कारण वह नोट बैंकिंग चैनल में वापस आ गए हैं और बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं। आरबीआई ने एक 10% का इंक्रीमेंटल सीआरआर जारी किया है, जो कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बैंक से निकाल देगा। इसके कारण ओवरनाइट रेट्स 20 बेसिस पॉइंट ऊपर उठकर एक बार वापस रेपो रेट के पास आ गए हैं, किंतु इससे लॉन्ग एंड पर प्रभाव नहीं है। हाल ही में इंडिया में मॉनसून की समस्या के कारण फूड इन्फ्लेशन ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। जुलाई सीपीआई इन्फ्लेशन 7.4% था। आरबीआई के मेंबर्स ने यह स्पष्ट किया है कि जब ऐसे सप्लाई शॉक्स आते हैं तो सही मायने में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, किंतु जब एक जगह की सप्लाई शॉक्स के कारण और भी वस्तुओं की महंगाई बढ़ने लगती है तो यह उनके लिए चिंता का वजह है। 2 महीने से सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है जिसके कारण महंगाई कम हो सके। हमें लगता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले आरबीआई सरकार के इन मेजर्स का परिणाम को देखना चाहेगी। अब हम भारतीय रुपए की बात करें तो रुपए डॉलर के परस्पर 83 से ऊपर चला गया था, पर अब एक बार फिर 82 से 83 के बीच में है। चाइनीज रेनमी के कमज़ोर होने से हमारा रुपए के दृष्टिकोण पर बदलाव आया है। अगर रेनमी कमज़ोर होता है तो चाइना से इंडिया में इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और वह हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हानिकारक है। हमारी सरकार इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में आरबीआई का रुपए के प्रति डेप्रिसिएशन बायस हो सकता है। निकट अवधि में हमें फिक्स्ड इनकम मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रिगर का अभाव लग रहा है, इसलिए यील्ड्स एक बाधित सीमा में रह सकते हैं। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।